जब साउथ कोरिया के अंदर गन्स रखना इतना मुश्किल है तो एक आम से स्ट्रगलिंग स्टूडेंट के पास में इतनी सारी गन्स कहां से आ गई। वो भरे स्कूल के अंदर गोलीबारी कर देते हैं मगर फिर भी पुलिस से बच जाते हैं। आखिर कैसे वो खुद को अपने दिल और दिमाग के बीच के इस ट्रिगर को दबाने से रोकते हैं। जी हाँ, नेटफ्लिक्स में काफी सुर्खियों में चलने वाली ये सीरीज ट्रिगर के सीजन 1 को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। मगर इस सीरीज में आखिर ऐसा क्या है और इतनी पसंद क्यों आ रही है ये आप जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर। इस सीरीज की शुरुआत होती है साउथ कोरिया के अंदर इस वक्त यूथ को लेकर काफी ज्यादा बुरे हालात हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार स्टूडेंट्स जिनके ऊपर उनकी स्टडीज का बहुत ज्यादा बोझ है और इस साल सबसे ज्यादा उन्हीं के सुसाइडल रेट भी देखे गए हैं। ऑफिसर ली जो इस शहर के पुलिस ऑफिसर हैं और इस सीरीज के हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट भी रहने वाले हैं, वो नाइट ड्यूटी पे घूम रहे हैं और सब कुछ क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पे सब भला चंगा है और पब्लिक मौज काट रही है। वही नाइट ड्यूटी करते करते वो सुबह वाली ड्यूटी पे भी आ जाते हैं जहाँ पर एक कार एक्सीडेंट देखने को मिलता है। वेल, कार एक्सीडेंट से ज्यादा वो एक वुमेन मूवमेंट था जिसमें एक लेडी ने सामने वाले कार में ठोक दी थी। तो हमारे ऑफिसर ली उनसे आके पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को चोट तो नहीं लगी। लेकिन अब हमारे भाई साहब एक्टिंग करने लगते हैं, ओ मेरे तो सर पे चोट लग गई। लेकिन वो इस सिचुएशन को काफी आराम से और प्यारे तरीके से संभाल लेते हैं कि दोनों अपने इंश्योरेंस कंपनी को फोन करो, हालात समझाओ और चुपचाप अपने घर जाओ। वेल, जिस हिसाब से वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं बिना किसी गुस्से के, समझ में आता है कि ऑफिसर ली एक्चुअली दिल के काफी अच्छे हैं और सीरीज के अंदर कैसे कामली सिचुएशंस को कंट्रोल करने वाले हैं वो देखने में काफी मजा आएगा। वही एंट्री होती है एक गिटारिस्ट भैया की। गिटारिस्ट सिर्फ मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो गिटार लेके घूम रहे हैं। वेल, ये कैरेक्टर मेरे पर्सनल फेवरेट रहने वाले हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके पास भी गिटार था और मेरे को भी नया नया शौक चढ़ा है आजकल गिटार बजाने का। लेकिन जब वो मेट्रो स्टेशन से जाते हैं तो वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था सेफ कोरिया। उस सेफ कोरिया वाले बोर्ड को उन्होंने जिन निगाहों से देखा वो निगाहें बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। वही मेट्रो के अंदर एक शख्सियत आ जाते हैं एक बड़ा सा बैग लेकर और अपनी हाथ में गन लेकर उस सभी को गन दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो मेरे हाथ में क्या है, चाहिए ये किसी को। ये देखने के बाद आई वाज लाइक शॉक्ड कि हेलो, भरी ट्रेन में आप गन्स बेच रहे हो। वो कहते हैं कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, खरीद लो इसको, मात्र 5000 वॉन 5000 वॉन। ये सुन के मेरे को थोड़ा सा तो डाउट हुआ कि यार 5000 वॉन इतनी बड़ी रकम तो नहीं होती और वो भी गन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं पे एक फॉरेनर लेडी उनको देख के चिल्ला देती है कि इनके हाथ में गन है, ये सबको मार देंगे, क्या कर रहे हो। लेकिन वो फॉरेनर लेडी ही अकेली चिल्लाई, बचे हुए लोग थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो बताते हैं कि मैम डरिए मत, ये एक्चुअली कोई गन नहीं जबकि एक लाइटर है। और मेक सेंस कि बचे हुए लोग भी इनसे क्यों नहीं घबरा रहे थे। वहीं वो अपने बड़े से बैग में M416 भी निकाल लेते हैं, वो भी एक्चुअली एक लाइटर ही था और समझा रहे हैं कि कोरिया के अंदर गन्स रखना कितना मुश्किल है यार, मैं कैसे गन लेके घूम सकता हूँ। लेकिन तभी हमारे गिटारिस्ट भैया को दिखाया जाता है और वो जो सस्पिशियस सी लुक देते हैं ना उनकी तरफ, इस सस्पिशियस लुक को अगर मैं समझाऊं तो ये सेम वैसी है जब आप मैथ का चिलिंग पेपर करके आए हो कि आए हाय 100 में से 90 नंबर तो कहीं नहीं गए और तभी आपके साइड में से दो स्टूडेंट्स बात करते हुए निकल रहे हैं कि आज का मैथ का पेपर तो बहुत मुश्किल था, बहुत। अब आपको कुछ अजीब सा ही लग रहा है कि यार मैंने तो बढ़िया कर दिया। तो ये सेम कुछ उस टाइप की लुक थी। उसके बाद गिटारिस्ट भैया देखते हैं एक मैन को उस चेयर पे बैठे हुए जो कि स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए बुक्ड है। तो हमारे भैया पहुंच जाते हैं। वेल, वो गिटारिस्ट भैया नहीं है, उनका नाम है जुंगतेई। तो हमारे जुंगतेई भैया पहुंच जाते हैं उनके पास में और कहते हैं कि सर जी चुपचाप यहाँ से खसक लीजिए, आपके सामने एक प्रेग्नेंट लेडी खड़ी है, आप फिर भी उनको सीट नहीं दे रहे हैं। तो वो मैन कहते हैं कि अरे जाना अपना काम करना। वो लेडी कहती है कि अरे कोई बात नहीं, अब बैठे रहने दो उनको। लेकिन हमारे जुनतेई भैया दोबारा से उनको कहने लगते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा क्या, खड़े हो लीजिए यहाँ से। लेकिन वो लेडी ही जुनतेई भैया को कहती है कि कोई बात नहीं, मेरा स्टॉप आ ही गया और मैं ऐसे उतर जाती हूँ। वेल, इस पॉइंट पे हमें पता लगता है कि हमारे जुनतेई भैया एक्चुअली दिल के अच्छे रहने वाले हैं क्योंकि वो एक प्रेग्नेंट लेडी की मदद कर रहे थे। लेकिन सारा सीन ही पलट जाता है जब वो उस मेट्रो से बाहर निकलते हैं। मानो उन्होंने मेट्रो से बाहर कदम रखते स्प्लिट पर्सनैलिटी स्टार्ट कर दी हो। वो एक फुटपाथ पे जा रहे थे, नीचे देखते हुए उनका ध्यान था उनके गानों में, तभी वो एक शख्सियत से टकरा जाते हैं और उनको गुस्से में कहते हैं देख के चलना। वेल, यहाँ पे तो उन शख्सियत की कोई गलती भी नहीं थी, गलती तो हमारे जुनतेई भैया की थी जो नीचे देखकर चल रहे थे। अब यहाँ पर कंफ्यूजन सी क्रिएट होती है कि एक सेकंड, ये इंसान अच्छे हैं या बुरे हैं। तभी जुनतेई भैया बैग टांग के पहुंच जाते हैं हमारे स्कूल में। अब स्कूल में पहुंचते ही हमारे टीचर जी जो है वो टोंट पेलना स्टार्ट कर देते कि देखो इन महाराज को आ गए हैं लेट लतीफ, ऐसे पास करेंगे ये। लेकिन जुनतेई भैया एक डेस्क के ऊपर अपना गिटार रखते हैं, उस गिटार के कवर को खोलते हैं और उसमें से गिटार तो नहीं मगर M416 निकलती है और वो उस गन को पॉइंट कर देते हैं सीधा टीचर की तरफ। अब मेरे को लगा था कि ठीक है M416 वही होगी, लाइटर होगा ये भी, लेकिन बैंग 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 लिटरली टीचर ही नहीं पूरे क्लासरूम के अंदर खून मचा दिया। ये देख के आई वाज बी लाइक लेट्स गो, कुछ तो क्रेजी देखने को मिला। लेकिन तभी वो कहते हैं कि अब दिल को सुकून मिला और पॉइंटर को रखते हैं अपनी गर्दन पे और बैंग। नाउ आई वाज लाइक ब्रो, एक तो कैरेक्टर मेरे को पसंद आया था सीरीज में, इतनी जल्दी टपका दिया। लेकिन तभी फिर फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में सब बदल जाता है। वो बैठे हुए हैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास में और वो कहती है कि इस बार की रिपोर्ट्स तो पहले से भी ज्यादा खराब आई हैं, क्या आप अपनी मेडिसिन ले भी रही हैं या छोड़ दी। तब हमें पता लगता है कि एक्चुअली हमारे जुनतेई भैया को एंजाइटी, कंपल्सन, डिप्रेशन इन सब की प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली जो हमने स्कूल वाला सीन देखा वो उनकी दिल की ख्वाहिश थी, वो ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन उनकी साइकियाट्रिस्ट उनको बताती है कि एक्चुअली एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है जिससे हर कोई जूझ रहा है। तो जुनतेई भैया पूछते हैं इसका मतलब मैं नॉर्मल हूँ। वो कहती है कि हाँ आप ठीक हो। तब
जब तक आपका दिमाग आपके दिल पर हावी नहीं हो जाता, क्योंकि जुनते भैया की यही प्रॉब्लम है कि उनके दिल और दिमाग के बीच में आपस में लात घुसे बसते रहते हैं। दिल कुछ और करने को कहता है और दिमाग कुछ और। तो वो कहती है कि हर किसी के दिल में एक ट्रिगर होता है, लेकिन इसको सर्वाइव वही करता है जिसका दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उस दिल के ट्रिगर को दबाने नहीं देता। सेम आपको करना है और आप एकदम मस्त हो जाओगे। लेकिन हमारे जुनते भैया दवाइयां नहीं ले रहे हैं उनकी, क्योंकि उन दवाइयों से उनकी नींद आती है, जिसके कारण से वो सो जाते हैं और अपने एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर पाते। वहीं शहर के अंदर अलग प्रोटेस्ट चल रहा है और एक मकान मालिक पहुंच जाती है अपने टेनेंट के रूम में। वो कहती है कि दरवाजा खोल, बहुत दिन हो गया किराया भरे। तो वो जबरदस्ती वो दरवाजा खोल के अंदर चली जाती है। काफी गंदी स्मेल आती है और पता लगता है कि हमारे टेनेंट भैया तो टपक लिए। वो उनको वहां पर लटका हुआ पाती है, तो डिटेक्टिव्स को कॉल करती है। डिटेक्टिव्स यहाँ पे आते हैं और उनकी जेब में से उनको कुछ क्रेजी चीज मिलती है। वो क्रेजी चीज थी बुलेट्स। लेकिन ये बात मद्देनजर रखते हैं हम कि कोरिया के अंदर आम इंसान तक गन्स और बुलेट्स पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस बात थी कि उनके पास में गोलियां आई भी कहां से। तो तभी वो डिटेक्टिव कॉल कर देते हैं हमारे ऑफिसर ली को, और तब पता लगता है कि ये गोलियां एक्चुअली मिलिट्री की हैं। लेकिन सिर्फ मिलिट्री की भी नहीं, मिलिट्री के अंदर भी लिमिटेड स्पेशल इंसानों को ही ये गोलियां दी जाती हैं। और ये जो हमारे भैया टपक लिए, ये तो सिर्फ एक बेरोजगार इंसान थे। तो आखिर इनके पास इतनी गोलियां कहां से आई? हालांकि हमारे डिटेक्टिव ने सारा उनका घर सर्च कर लिया, लेकिन पता नहीं समहाउ घर के अंदर एक इतना बड़ा कोना है जो कि हद ही भूंडा लग रहा है। आई मीन कोई अंधा इंसान भी देख के बता दे कि ये क्या है। वो उनको नहीं दिखा। तो हमारे ऑफिसर ली उस कोने में अपना घुसंड मारते हैं और वहां से इतनी सारी बुलेट्स आके गिरती हैं। वेल, अब ये काफी बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है कि एक रैंडम इंसान के पास में मिलिट्री की गोलियां कहां से आई, वो भी स्पेशल मिलिट्री बुलेट्स। वहीं हमारे जुनते भैया अपने हॉस्टल में वापस आ जाते हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके साइड वाले रूम में जो रहते हैं वो कुछ अपनी हरकतों से उनको परेशान कर रहे हैं। वो क्या हरकतें हैं वो आप आगे जानेंगे। वहीं हमारे ऑफिसर ली उनके सीनियर ऑफिसर के साथ में एक जगह पर डिनर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि ली अभी तक तो आपको अपने प्रमोशन एग्जाम के लिए अप्लाई कर देना चाहिए था, लेकिन हमारे ऑफिसर ली इसी पोस्ट के ऊपर खुश हैं। वहीं जो हमारे सीनियर ऑफिसर है उनकी अलग भसड़ चल रही है कि उनकी बेटी एक नया घर लेने की सोच रही है, जिसके ऊपर वो अपनी सारी सेविंग्स लगा देना चाहती है और कहते हैं कि मेरे को अपनी बेटी से बहुत ज्यादा नफरत है। लेकिन अगले सीन में उनकी बेटी ही उनको लेने के लिए आई है इस रेस्टोरेंट से, क्योंकि उन्होंने इस नेक्स्ट लेवल की पी ली थी कि अब उन पे चला ही नहीं जा रहा है। वहीं ऑफिसर ली कहते हैं कि बधाई हो, आपको नए घर के लिए कुछ चाहिए हो तो बता देना। तो हमारी मैडम भी पूरी डिमांड करने लगती है कि हाँ, एक टीवी चाहिए, एक फ्रिज चाहिए, एक सोफा भी चाहिए। हमारे ऑफिसर ली कहते हैं कि हाँ ठीक है, बहुत डिमांड होगी, चलो निकलो यहाँ से। वेल, लिटिल बिट फनी, बाकी केओटिक ड्रामा जरूर है इस सीरीज में। वहीं उन गोलियों को देखकर हमारे ऑफिसर ली को उनके फ्लैशबैक से याद आने लगते हैं, क्योंकि वो मिलिट्री में थे और कैसे उन्होंने अपने साथियों को खो दिया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के अंदर एक नए रिक्रूट को भर्ती किया जाता है। उन रिक्रूट के भी काफी ज्यादा अच्छे ग्रेड्स थे, टाई कमांडो भी सीखा हुआ था, मिलिट्री के अंदर मरीन भी रह चुकी हैं और फिजिकल ट्रेनिंग भी ली हुई है। उनके जो सीनियर रहने वाले थे वो रहने वाले थे हमारे ऑफिसर ली। लेकिन जैसे ही वो अपने सीनियर को देखते हैं वो काइंड ऑफ डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ऑफिसर ली लगे पड़े टाइपिंग करने के लिए। तो वो उनसे पूछते हैं कि सर आप पहले क्लर्क थे क्या, क्योंकि इतनी तेजी से आप टाइपिंग कर रहे हो। तो ऑफिसर ली कहते हैं कि एक्चुअली हर पुलिस ऑफिसर को काफी टाइपिंग का वर्क रहता है। लेकिन हमारे नए रिक्रूट है वो काफी जोशीले और कहते हैं कि सर ये टाइपिंग टूइपिंग मेरे बस की नहीं है, मेरे को तो बंदूक बांदूक दे दो, बस मुजरिम दिखते बैंग टपकाना है उनको। वहीं पर एक ओल्ड लेडी प्रोटेस्ट कर रही है, तो वो दोनों उनके पास पहुंच जाते हैं। न्यू रिक्रूट आके उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे ऑफिसर ली वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि माँ जी, मैं जानता हूँ कि आप पहले की तरह प्रोटेस्ट कर रही हैं, लेकिन आपके साइड में जो लोग खड़े हैं वो आपके 20 मीटर के दायरे में है। दैट्स व्हाई एक प्रोटेस्ट नहीं रैली बन जाती है और इसके लिए आपको परमिशन चाहिए। तो इनसे आप 20 मीटर की दूरी पे खड़े हो जाइए। एक्चुअली वो वहां पे उनको रोकने गए थे, मगर उनकी मदद करके ही आ जाते हैं, क्योंकि हमारी जो ओल्ड लेडी है उनकी थोड़ी सी दुख भरी कहानी है। जैसे ही प्रेसिडेंट की गाड़ी आती है तो वो गाड़ी की तरफ भागने लगती है, चिल्लाने लगती है, मगर 2 गार्ड्स उनको अंदर नहीं जाने देते। तो न्यू रिक्रूट पूछते हैं कि सर बार बार इनकी कंप्लेंट आ रही है, ये काम करने में बाधा डाल रही है, तो हम इनको रोकते क्यों नहीं। तो ऑफिसर ली बताते हैं कि एक्चुअली इनके बेटे ने काफी जोखिम भरा काम लिया था, जिसकी पेमेंट किसी कंपनी के एम्प्लॉय की हाफ सैलरी से भी कम थी, और उसी जोखिम भरे काम में वो मारे जाते हैं, जिसका जिम्मा लेने के लिए अब कोई भी तैयार नहीं है और जबरदस्ती उनका फ्यूनरल भी कर दिया गया। तो इनके साथ बुरा हुआ और प्रोटेस्ट करना एक आम नागरिक का अधिकार भी है, हक भी है, तो इसलिए हम इनको नहीं रोक रहे। वही हमारे जुनते ही भैया सारे दिन की पढ़ाई करने के बाद में अपना खाना खाने आते हैं, फ्रिज खोलते हैं तो उनकी साइड डिश वहां पर नहीं थी। तो वो अनोय हो जाते हैं और हॉस्टल के जो मेन हेड रहते हैं उनके पास में जाते हैं। वो मोटे इंसान पड़े पड़े चिप्स ट्यूशन लग रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। जुनते ही भैया जाके कहते हैं कि किसी ने मेरी साइड डिश दोबारा से निकाल ली, प्लीज इस पे कोई एक्शन लो। मैंने नोट भी लगा के रखा था, पीछे छुपा के भी रखी थी, मगर फिर भी कोई खा जाता है। लेकिन हमारे मोटे चिप्स ठूसर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन जुनते ही बताते हैं कि मेरे साइड वाला रूममेट अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेके आता है और रोज रात उनके रूम में से कुछ ना कुछ आवाजें आती हैं। अब हमारे जो मोटे चिप्स ईटर हैं उनका न्यूरो सिस्टम एक्टिवेट होता है। क्या आवाजें आती हैं, पहले क्यों नहीं बताया तुमने, मेरे को भी वो आवाजें सुननी है। जुनते ही भैया बताते हैं कि एक्चुअली इस हॉस्टल के अंदर बाहर के लोगों को आना अलाउड नहीं है, कोई एक्शन लो। लेकिन मोटे चिप्स ईटर फालतू बेवकूफ बेकार इंसान है, तो वो कहते हैं अरे चल चल यार पढ़ाई कर अपना जाके,
मेरा दिमाग मत खा। वेल इनके साथ इस एपिसोड में जो आगे होता है वो देख के मजा आ गया था मेरे को। तो वही जुनते भैया अपने रूम में वापस जा रहे थे तो उनको एक गेमर दिखते हैं। वो गेमर अपना सिगरेट फूकने लग रहे हैं, धुआं कर रखा है। तो वो कहते हैं कि ऐसे सिगरेट मत पियो, ये स्मोक आपके लिए ठीक नहीं है। तो वो कहते हैं हाँ इसलिए मैंने गेट खोल रखा है ना। तो जुनते भैया कहते हैं कि हाँ गेट तो खोल रखा है लेकिन अब ये धुआं उड़ के मेरी नाकों में घुसड़ रहा है मेरे रूम में आके। आई मीन ये सब बहुत प्यार से कहते हैं वो। लेकिन गेमर भैया जो है उनके हाथ पे टैटू टूटू बने हुए हैं भाई साहब खतरनाक। वो जुनते भैया की गुद्दी पकड़ लेते हैं कि तेरी प्रॉब्लम क्या है और तूने ये स्टिकर चिपकाया हुआ था ना। तो भैया उनके पकड़ के हाथ मरोड़ देते हैं, गुद्दी पकड़ के जमीन पे देके मारते हैं। जुनते भैया की पिटाई कर देते हैं। स्टिकर पे लिखा हुआ था कृपया करके दूसरों की साइड डिश ना ठूसें। लेकिन ये स्टिकर हर किसी के लिए था, पर्टिकुलर उन गेमर के लिए नहीं। लेकिन हमारे जुनते भैया को जो जलील किया था तो भैया गुस्से में जाते हैं, अपना गिटार का बैग खोलते हैं। ओके आई वाज लाइक भैया गिटार बजा के चिल आउट करेंगे अब। लेकिन गिटार के बैग में से गिटार तो दूर भैया यूज ही निकाल लेते हैं और सीधा रख देते हैं अपने बाथरूम की दीवार पर। इस बाथरूम की दीवार के ठीक दूसरी तरफ था उस गेमर का रूम। अब वो गेमर जो था वो भी एक्चुअली कोई पबजी जैसे ही गेम खेल रहे थे जिसके अंदर यूजी चलने की आवाज आ रही थी। गोलियां चल रही है धड़ 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 धड़, यूजी चल रही है। अब ये गोलियों की दिमाग उनके दिमाग को इस कदर से ट्रिगर कर रही है, उनकी उंगली यूजी के ट्रिगर पर है, उस गेमर की उंगलियां माउस के ट्रिगर पर है। वो बार बार माउस को क्लिक कर रहे हैं, वहाँ गेम के अंदर बार बार गोलियां चल रही है। यहाँ जुनते ही भैया के दिमाग में बार बार गोलियां चल रही है। बस अब इंतजार था एक्चुअली गोलियां चलने का। बार बार आवाज यूजी की, बार बार आवाज गन्स की। एक एक लम्हा एक एक पल इंतजार है कि कब वो उस ट्रिगर को दबाने वाले हैं। और फाइनली जुनते ही भैया अपने दिल के ट्रिगर को दबाने से रोक लेते हैं और इसी कारण से यूजी के ट्रिगर को भी नहीं दबाते। वहीं एक लेडी आती है एक घर पर उनके वाटर प्योरीफायर की सर्विस करने के लिए। उस घर में रहने वाली शख्सियत जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, अब मैं पूरे ध्यान से सोच रहा हूँ यार इस इंसान को मैंने कहाँ देखा है कहाँ देखा है। एक तो यार कोरियन जापानीज इंसान दिखते हुए तो सेम है ना, तो मैं यार कहाँ देखा है कहाँ देखा है। फिर मेरे को पता लगा ये शख्सियत और कोई नहीं, इनको हमने स्क्विड गेम के जंप रोप गेम में देखा था, जिन्होंने सोन गिहुन भैया के बाद में जंप रोप को क्लियर किया था। तो जैसा रोल इन्होंने स्क्विड गेम में निभाया था वैसा ही रोल यहाँ पर निभा रहे हैं। वो लेडी आती है और उनके वाटर प्योरीफायर को ठीक करने लगती है। वो उनको कुछ ऑफर भी देती है, लेकिन जो हमारे भैया हैं उनकी निगाहें तो किसी और ही ऑफर के ऊपर थी। वो लेडी नीचे से प्योरीफायर के फिल्टर को ठीक कर रही थी, लेकिन उस फिल्टर का ढक्कन नीचे गिर जाता है। वो उस ढक्कन को उठाने जाती है, लेकिन फिल्टर के ढक्कन का तो पता नहीं, हमारी लेडी के फिल्टर जरूर फट जाते हैं। वो देखती है कि हमारे भैया के पाँव के अंदर एक्चुअली एक ट्रैकर लगा हुआ है, जो ट्रैकर प्रिजनर्स के पाँव में लगा होता है जो कि बेल पर बाहर आते हैं। ये देख के वो कांपने लगती हैं, डरने लगती हैं, जैसे तैसे अपना फिल्टर चेंज करके फटाफट से वहां जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाजे पे ही अटक जाती हैं। मैडम जी को पता था यहाँ पे क्या होने वाला है, वो दरवाजे को भी बंद कर देते हैं, लेकिन तभी हमारे ऑफिसर ली हीरोइक एंट्री मारते हैं और हमारी पूकी लेडी को बचा लेते हैं। वो वहां से जैसे तैसे बच के निकल जाती हैं। हमारे ऑफिसर ली और न्यू रिक्रूट वहां पे आए थे क्योंकि हमारे भैया के जो पाँव में ट्रैकर लगा था उसके सिग्नल्स नहीं मिल रहे थे। तो ऑफिसर ली बाहर की सड़कों पे चले जाते हैं सिग्नल्स को ट्रैक करने के लिए और न्यू रिक्रूट उनसे कुछ सवाल जवाब करने लगते हैं। लेकिन हमारे भैया काफी गुस्सेल नेचर के हैं, तो कहते हैं अपना काम करना, बार बार सवाल क्यों पूछ रहे हैं। हमारे नए रिक्रूट थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो हमारे भैया पूछते हैं कि एक बात बताओ ऑफिसर, तुम्हारे माँ बाप जिंदा है क्या? तो न्यू रिक्रूट कहते हैं हाँ जिंदा है। वो कहते हैं मुझे माफ करना, उन्हें काफी अफसोस होगा। और तभी उनके हाथ में कोई चॉपस्टिक जैसी बहुत पैनी चीज थी, वो लेके उनकी गर्दन में घुसेड़ने वाले थे। तभी हमारे ऑफिसर दोबारा से हीरोइक एंट्री मार के लेके हमारे भैया को जमीन पे पटक दे मारते हैं। वो रोने लग जाते हैं, कहते हैं कि अरे मेरे को इज्जत ही नहीं है, जो आता है वही पेल कर चला जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी इज्जत है, इसी कारण से तुम्हारे पाँव के अंदर ये ट्रैकर लगा रखा है। हमारे भैया अलग ही बौखला जाते हैं, हंसने लगते हैं, ये इज्जत है ये इज्जत है, कोई इज्जत है ये। वेल जो हमारे न्यू रिक्रूट थे उनका एक मेरे को थोड़ा सा सस्पिशियस सीन देखने को मिला, क्योंकि जब वो रिक्रूट हुए तो उन्होंने कहा था कि वो टाई कमांडो भी जानते हैं, मिलिट्री में मरीन भी रह चुके हैं और यहाँ इतनी बुरी तरीके से हक दिए कि एक गुंडे से ही मारे जाने वाले थे। देखते हैं सीरीज में इनका आगे क्या रोल रहने वाला है। वहीं इसी बात के लिए वो ऑफिसर ली से माफी भी मांगते हैं, लेकिन ऑफिसर ली कहते हैं माफी मत मांगो, शिकायत करने वाले और पीड़ितों को हमदर्दी दिखाओ और मुजरिमों को कानून का डंडा। वो बोलते हैं कि ठीक है इन शब्दों को मैं अपने दिमाग में गढ़ लूंगा, लेकिन हमारे ऑफिसर ली भैया ना ना दिमाग में मत गढ़ो, इसको तो प्रिंट करा के दीवार पे चेपना A4 साइज में। वहीं हमारे बेचारे जुंगते ही भैया जिनको उनकी साइड डिश नहीं मिली तो एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे खाना खा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे 3 शख्सियत बैठी हैं जो कि बात कर रही हैं कि कोरिया बढ़िया है, लेकिन दूसरे कहते हैं मेरे कद्दू का बढ़िया है, यहाँ पे गन्स ही नहीं है, हमने मिलिट्री में चलानी सीखी थी, देश बेकार है, बिटकॉइन ऊपर नीचे हो गया, फलाना दिखाना। हमारे जुंगते ही भैया जाते हैं, उनके टेबल पे हाथ मारते हैं और उनको उंगली से दीवार पे लगे हुए पोस्टर की तरफ ध्यान करवाते हैं। उस पोस्टर के ऊपर 3 चीजें लिखी हुई थी, नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग एंड नो लाउड नॉइसेस, क्योंकि वो काफी चिल्ला चिल्ला कर हंस कर बात कर रहे थे। तो वो सोचने लगते हैं इस इंसान को क्या हुआ। वेल इस पॉइंट पे हमें ये पता लगता है कि जुनते ही भैया ना काइंड ऑफ शरीफ से हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं। जो ट्रेन वाले बंदे थे उनको भी यही बात कही थी कि रूल्स हमारे लिए बने हैं, हमें इनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो आप सीरीज में देखने वाले हैं वो जुनते ही नहीं है जो अब तक हमने देखा था। वेल इस पॉइंट पे मेरे को लगता है कि जुनते ही भैया के अंदर एक्चुअली
दिमाग में कुछ लोचा है भयंकर वाला। वहीं हमारे जो न्यू रिक्रूट हैं उनको उनकी फर्स्ट पिस्टल दे दी जाती है। उसके अंदर पहला सेल एम्प्टी था और बचे हुए 5 राउंड थे। एक्चुअली ये बात नोटिसेबल है, इस पे ध्यान जाएगा आपका एक्चुअली नेक्स्ट एपिसोड में। उनको पता लगता है कि हमारे जो ऑफिसर ली है वो टेजर गन ही रखते हैं फॉर सम रीजन, वो रियल गन ही यूज नहीं करते। सो इस पॉइंट पे मेरे को लगता है कि ऑफिसर ली की जो बैक स्टोरी है वो काफी ज्यादा थोड़ी सी हार्ट ब्रोकन टाइप की है कि कैसे उन्होंने अपने दोस्तों को मिलिट्री में खो दिया था। सो अब एक्चुअली वो कत्लेआम नहीं करना चाहते, दैट्स व्हाई वो ओरिजिनल गन भी नहीं रखते और दिल के इतने अच्छे हैं। अब हमारे जुनते भैया खा पी कर भैया दोबारा से स्टडी के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन उनके रूम के जो साइड में रहते हैं वो अलग ही लगे पड़े हैं। उन्होंने कहा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आते हैं, तो भैया वो कुछ क्रेजी स्टफ करने लग रहे हैं, जिस कारण से वो आवाज ही उनको परेशान करती है। और आवाज ही नहीं, इवन क्योंकि वो दीवार के साइड में ही है तो उनके रूम में भी वाइब्रेशन होने लगती है, जिससे वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं और चिल्ला के कहते हैं कि अपना काम शांति से नहीं कर सकते क्या। लेकिन यही अब चिल्लाना एक्चुअली काफी ज्यादा गुस्से में बदल जाता है और ये गुस्सा बदल जाता है दोबारा से यूजी के ट्रिगर के ऊपर। वो दोबारा से अपने बाथरूम वॉल के ऊपर ट्रिगर को रख देते हैं। साइड में वो लोग लगे पड़े हैं, वो उनको आखिरी मौका देते हैं कि चुप हो जाओ, शांति से कर लो। लेकिन ना भैया, अलग ही जोश चढ़ा हुआ है हमारे भैया में। तो वो कहते हैं कि अब जो होएगा उसके जिम्मेदार तुम ही हो। धड़ 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 इस बार यूजी का ट्रिगर दब गया और एक्चुअली ही दब गया। लिटरली दीवार के आर पार गोलियां हो गई, क्योंकि उनकी दीवार थोड़ी सी कार्डबोर्ड टाइप की रहती है, हमारे जैसी ईंटों की नहीं बनी होती। तो अभी तक जो पीक लेवल की सेटिस्फेक्शन हमारे दूसरे रूम वाले भैया को मिल रही थी, अब पीक लेवल का दर्द मिल रहा है। तो उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो पुलिस को फोन कर देती है, लेकिन हमारे जुनते ही भैया कहते हैं कि तुम्हें मना किया था ना पुलिस को फोन मत करना। तो वो उनका फोन छीन लेते हैं और कहते हैं कि हाँ हेलो ऑफिसर, मैंने ही फोन किया था। तो ऑफिसर भी पूछने लगते हैं सर आप कौन बोल रहे हो। तो हमारे जुनते ही भैया अरे अरे सर मत बोलिए मेरे को, आई मीन जिस लेवल के वो साइकोपैथ दिख रहे हैं ना मेरे को इस सीरीज में, मजा आने वाला है। पूरा एड्रेस भी बता देते हैं उनको। वो कहते हैं सर हाँ होनसोन हॉस्टल सर, हाँ यहाँ 3rd फ्लोर के ऊपर है होनसोन हॉस्टल। लेकिन सर मैंने इनको बोला था, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुनते। वहीं पुलिस आ रही है तो कहते हैं लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, ट्रिगर तो दब चुका है सर। वही हमारे गेमर भैया अलग उनके चूल्हे बाहर आ जाते, अरे कौन शोर मचा रहा है, तो सुधरेगा नहीं क्या। लेकिन वो उनके मुंह को देखकर बोला, फिर नीचे देखा बंदूक ले भैया उनकी भी फट गई। अरे भाई मेरे को माफ कर देना। लेकिन अब जुनते ही भैया कहाँ माफ कर रहे हैं, सीधा ओपन फायर कर देते हैं। हमारे मोटे पूकी गेमर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीधा लोअर बैक पे गोली खा लेते हैं और वहीं गिर जाते हैं। वहीं दूसरे रूम में से एक आवाज आ रही है कि हेलो यहाँ पे जल्दी आ जाओ, पुलिस यहाँ कोई गोली चला रहा है। वो थे हमारे मोटे चिप्स ईटर। जुनते भैया उनके माथे पे बंदूक रख देते हैं। तो मोटे चिप्स ईटर कह रहे हैं मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। अरे यही तो गलती है तेरी, तूने कुछ नहीं किया, काश तूने कुछ कर लिया होता जब मैंने कहा था। बैंग बैंग बैंग, मजे आ गए भैया। और जो सेटिस्फैक्टरी डायलॉग मारा ना, यही तो तेरी गलती है, तूने कुछ नहीं किया। मजा आ गया डायलॉग सुन के। वहीं हमारे मोटे गेमर के जो बैक पे गोली मारी थी उनको भी ये बोल दिया कि जब प्यार से समझा रहा था तब क्यों नहीं समझे। गेमर भैया हॉस्टल से बाहर ही भाग रहे थे, लेकिन गेट पे ही उनका किल कंफर्म कर दिया। केडी पे केडी बढ़ाने लग रहे हैं अब हमारे जुनते भैया। और अब आ जाते हैं पूरे हॉस्टल की गुद्दी पकड़ने के लिए कि बाहर आ जाओ सारे के सारे, अब रिमांड होएगा। और बताओ किसने खाई मेरी साइड डिश। और यहाँ पर एपिसोड एंड होता है। सीरीज काफी ज्यादा मजेदार है। क्या आप लोग एपिसोड 2 के लिए एक्साइटेड हो? कमेंट सेक्शन आप ही का है, बता देना कैसे लगा एपिसोड। और हाँ, बिना लाइक और सब्सक्राइब करे आप नहीं जा सकते, तो फटाफट से लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर को। पीस आउट।